हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का स्थापना सीरीज के नए लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, होम रूल लीग मूवमेंट इन इंडिया। देखिए 1916 में जब हमारी वर्ल्ड वॉर चल रही थी वर्ल्ड लेवल पर, तो उस टाइम पर इंडिया में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है जिसका कंट्रीब्यूशन हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। और इस डेवलपमेंट को हम जानते हैं होम रूल लीग मूवमेंट के नाम से। ठीक है, तो आज हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू हम कवर करेंगे। देखिए, जब हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसको ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या रहेगा कि जो भी अपडेट या फिर जो भी कंटेंट हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसकी नॉलेज आपको मिलती रहेगी और आप उस कंटेंट का फ़ायदा उठाते रहेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं होम रूल लीग की। देखिए, जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो उस टाइम पर आपको पता है कि यूरोप में एक बहुत बड़ा उथल पुथल चल रहा होता है, जहाँ पर ब्रिटिश पावर एक पर्टिकुलर साइड में होता है एंड जर्मनी सेकंड साइड में होता है। इन दोनों के बीच में वॉर चल रही होती है और इस वॉर के पीछे बहुत सारे कारण हैं जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन इंडिया में इस वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि इस वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया में भी बहुत जो डेवलपमेंट्स हैं वो नेगेटिवली होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ सेक्शन, फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीमिस्ट, वो कहते हैं कि हमें इस पूरी मूवमेंट का फ़ायदा उठाना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, और हमें अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो हमारे मॉडरेट्स होते हैं, ठीक है, जो काफ़ी नरम दल माने जाते हैं, उनका ये व्यू पॉइंट होता है कि हमें इस मूवमेंट का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जो अंग्रेज हैं वो एक अच्छे कॉज के लिए लड़ रहे हैं, एक गलत पावर के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हमें उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। और जो एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन था जो कि तिलक के द्वारा लेड किया जाता था, वो भी ये चाहता था कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में हमें हेल्प करनी चाहिए ब्रिटिशर्स की, ताकि जब वो युद्ध जीत जाएं, जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत जाएं, तो वो हमें कुछ कंसेशन दें। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर इंडिया में जो होम रूल लीग मूवमेंट है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि इंडिया वालों ने बोला कि हमें होम रूल लीग मूवमेंट चाहिए। ऐसे टाइम पे होता है क्या कि जो इंडियन सिटीजन होते हैं जो काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं फ्रीडम मूवमेंट में, उनको ऐसा लगता है कि सूरत स्प्लिट 1907 के बाद जो कांग्रेस है उसमें काफ़ी इनएक्टिविटी आ चुकी है। ठीक है, कांग्रेस जो है वो इतनी पावर नहीं रख पा रही है कि वो अंग्रेजों से कुछ कंसेशन डिमांड कर पाए। इसके साथ साथ होता क्या है कि उस टाइम पर जो नेशनलिस्ट है उनको ऐसा लगता है कि अगर हम वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अंग्रेजों पे थोड़ा प्रेशर डालें, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, एक नॉर्मल प्रेशर भी डालें, तो कहीं ना कहीं हम उनसे कंसेशन ले सकते हैं। फिर वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो सारे रिसोर्सेज हैं इंडिया के, वो ब्रिटिश की हेल्प में लग जाते हैं, तो इंडिया में इन्फ्लेशन आती है, वॉर टाइम मिसरीज आती हैं, प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं और उनको एक पूरा चैनल चाहिए होता है कि जिसके थ्रू वो अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं, अपनी जो परेशानियां हैं, उनको हाईलाइट कर सकें। ठीक है, तो तिलक जी उस टाइम पर आज़ाद होते हैं 1914 में। वो मैंडले जेल में 6 साल की जो उनको सजा मिल रखी होती है उसको काट के आते हैं, और एनी बेसेंट जो है वो अपना जो पॉलिटिकल कैरियर है वो अब बढ़ाना चाहती हैं। वो अभी तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर थी, हेड थी, और उसके रिगार्डिंग एक्शन ले रही थी। लेकिन 1914 के बाद वो डिसाइड करती हैं कि अब उनको पॉलिटिकल मूवमेंट भी ज्वाइन करनी है। तो ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट इन इंडिया। और इसके पीछे जो मेन मोटिव होता है, जो एक मेन ड्राइविंग फोर्स होती है, वो कहीं ना कहीं आयरिश मूवमेंट होती है। और एक और फोर्स जो होती है आयरिश मूवमेंट के अलावा, एक और फोर्स जो मेन होती है वो होती है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो व्हाइट कॉलोनीज ब्रिटिश की थी, उनको ब्रिटिशर ये बोल चुके थे कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हम आपको डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे। लेकिन इंडिया को ऐसी कोई प्रॉमिस नहीं करी गई थी। तो उनको लगता है इंडियंस को कि अब हमें भी कुछ प्रेशर डालना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, और हमें आयरिश टाइप की एक होम रूल लीग मूवमेंट शुरू करनी चाहिए, ताकि हम ब्रिटिश पे फोर्स डाल सके कि आप हमें भी कुछ कंसेशन दो, जैसा आपने व्हाइट कॉलोनीज को अपनी को दिया है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि जब तिलक जी आज़ाद होते हैं जेल से और एनी बेसेंट अपना पॉलिटिकल कैरियर बढ़ाने की कोशिश कर रही होती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमें कांग्रेस की जरूरत है। देखिए, कांग्रेस उस टाइम तक एक बहुत बड़ी पावर बन चुकी होती है और इंडिया में जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसको मेन तरीके से रिप्रेजेंट भी कर रही होती है। तो कांग्रेस का सेक्शन बहुत जरूरी होता है अगर इनको होम रूल लीग मूवमेंट शुरू करनी थी। ठीक है, तो बोथ तिलक एंड एनी बेसेंट ये कोशिश करते हैं कि कांग्रेस से उनकी होम रूल लीग मूवमेंट जो वो शुरू करना चाहते हैं उनको सेक्शन मिल जाए। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले वो क्या करते हैं कि तिलक, जिनको 1907 से कांग्रेस से निकाल दिया गया था, 1914 के जो दिसंबर का सेशन होता है वहां पर कोशिश की जाती है कि तिलक को एडमिट कर लिया जाए, लेकिन तिलक एडमिट नहीं होते हैं कांग्रेस में क्योंकि फिरोज शाह मेहता उनको अपोज कर रहे होते हैं। उसके बाद फाइनली एनी बेसेंट के कुछ एफर्ट्स की वजह से और मॉडरेट सेक्शन के थोड़े नरम होने की वजह से, और नरम होने की वजह से, क्योंकि फिरोज शाह मेहता की डेथ हो जाती है, 1915 के दिसंबर के सेशन में तिलक को एडमिट कर लिया जाता है इनटू दी
कांग्रेस, ठीक है। और तिलक वहां पर बहुत अच्छे तरीके से बोलते हुए कि मैं चाहता हूं कि मैं कांग्रेस का पार्टिसिपेंट रहूं, क्योंकि कांग्रेस एक मेजर फोर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिया में मानी जाती है, ठीक है। एनी बेसेंट कहती हैं कि मुझे होम रूल लीग शुरू करनी है, लेकिन कांग्रेस उस टाइम पर मना करते हुए कहते हैं कि थोड़ा टाइम दो। तो दो कंडीशन एनी बेसेंट उनके सामने रख देती है, कांग्रेस के सामने 15 के सेशन में। वो कहती है कि अगर आपने सितंबर 1916 तक, सितंबर 1916 तक अगर आपने एजुकेटिव प्रोपेगेंडा चालू नहीं किया, और या फिर आपने लोकल लेवल जो कांग्रेस कमेटीज हैं उनको रिवाइव नहीं किया, तो मैं अपनी होम रूल लीग मूवमेंट खोल लूंगी 1916 सितंबर में, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड बनता है स्टार्टिंग ऑफ द लीग का। लेकिन जो कांग्रेस है वो कंडीशंस मीट नहीं कर पाती है, एजुकेटिव प्रोपेगेंडा नहीं चालू कर पाती है, ना ही लोकल लेवल जो कांग्रेस कमेटीज हैं उनको रिवाइव कर पाती है। तो फाइनली दो लीग आपके बन के आती हैं, जिनको हम होम रूल लीग के नाम से जानते हैं। पहली लीग होती है तिलक की लीग, जो कि शुरू होती है अप्रैल 1916 में, क्योंकि तिलक जी कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखते हैं कांग्रेस के सामने दिसंबर 1915 के सेशन में। और वो जो बेलगांव जो बंगाल बॉम्बे प्रोविंशियल कांग्रेस का जो सेशन होता है 1916 में, वहां पे फाइनली अपनी लीग को अनाउंस कर देते हैं। और जो एनी बेसेंट है वो सितंबर 1916 में अपनी लीग को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो एनी बेसेंट एंड तिलक, ये दो पॉपुलर लीग हमें इंडिया में देखने को मिलती हैं होम रूल लीग की फॉर्म में, ठीक है। अगर हम बात करें तिलक की लीग की, तो तिलक ने अपनी होम रूल लीग शुरू करी एट द बेलगाम ड्यूरिंग द बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस। बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1916 अप्रैल में, वहां पर बेलगांव में यह कॉन्फ्रेंस हुई थी, और जहां पर जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उन्होंने अपनी जो इंडियन होम रूल लीग थी उसको फॉर्मली स्टार्ट किया था। जो तिलक की लीग थी, इनके वर्क एरियाज पूरे क्लासिफाई थे। इन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि एनी बेसेंट अपना कुछ वर्क एरिया रखेंगी, ठीक है, जहां पर वो फोकस करेंगी, और जो तिलक हैं वो अपना कुछ वर्क एरिया रखेंगे, ठीक है। तो जो तिलक की लीग थी, उन्होंने महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे सिटी, कर्नाटक, बेरार एंड सेंट्रल प्रोविंसेस, इन चार एरियाज को अपना वर्क एरिया माना। देखिए ध्यान से नोट कर लीजिए, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से चार एरियाज थे जहां पर तिलक की लीग का फोकस था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिरार एंड सेंट्रल प्रोविंसेस। और जो हेडक्वार्टर था तिलक की लीग का वो दिल्ली में था, और उनके 6 ब्रांचेस थे जो कि इन 4 सेंटर्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तिलक की जो लीग थी वो काफी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करी गई थी, बहुत ही सिस्टमेटिक वे से पूरा प्रोसेस मेंटेन किया जा रहा था। तिलक की जो लीग थी, होम रूल लीग, उसकी मेन डिमांड क्या थी कि वो चाहते थे कि इंडिया के लिए सेल्फ गवर्नमेंट हो, स्वराज्य हो, ठीक है। फॉर्मेशन हो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की, कि जो लैंग्वेज है उनके बेसिस पर इंडिया में प्रोविंसेस क्रिएट किए जाएं, ठीक है। एंड उसके साथ साथ वो चाहते थे कि जो एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है हमारे स्कूलों में, वो लोकल लैंग्वेजेस में हो, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में हो, ठीक है। उसके बाद जो इनकी कैंपेन का तरीका था वो बहुत ही डिफरेंट हो चुका था। पहले की तरह जो तिलक जी थे वो अब किसी रिलीजियस अपील का यूज नहीं कर रहे थे लोगों को इंक्लूड करने के लिए अपनी होम रूल लीग में। उन्होंने रिफ्रेन किया खुद को फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिलीजियस अपील। इसके साथ साथ उन्होंने कहीं भी लिंग्विस्टिक चौविनिज्म नहीं दिखाया, उन्होंने लैंग्वेज को एक टूल नहीं बनाया अपने मैसेज को प्रोपोगेट करने के लिए, ना ही उन्होंने कास्ट बायस को यूज किया। उन्होंने बोला कि ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण सबको एक साथ मिलकर ब्रिटिश को अपोज करना चाहिए, प्रेशराइज करना चाहिए, और उन्होंने अनटचेबिलिटी को भी अपोज किया, ठीक है। तो ये तिलक की लीग के कुछ प्रोग्राम थे। अब होता क्या कि तिलक की लीग काफी जल्दी डेवलप भी करती है, बहुत पॉपुलर भी हो जाती है, लेकिन 1917 में एक केस में इनको इंडिया में एक केस में इनको इन्वॉल्व किया जाता है, जिसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती है। लेकिन फाइनली इनको ब्रिटेन जाना पड़ता है इन 1918, क्योंकि वैलेंटाइन चिरोल की एक बुक थी इंडियन अनरेस्ट, जहां पर इनको बोला जाता है कि ये इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन को प्रोपोगेट करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो उस केस में ये ब्रिटेन जाते हैं, जिसके बाद जो इनकी लीग है वो लीडर लेस हो जाती है, और फाइनली वो खत्म हो जाती है, डाउन चली जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एनी बेसेंट की लीग की, तो एनी बेसेंट ने अपनी लीग अनाउंस करी सितंबर 1916 में। मैंने आपको बताया कि उन्होंने कांग्रेस को दो कंडीशन दी थी जिनको कांग्रेस फुलफिल नहीं कर पाई। तो फाइनली इनकी जो लीग शुरू होती है, ऑल इंडिया होम रूल लीग, वो 1916 में मद्रास में शुरू होती है। इस लीग के, होम रूल लीग ऑफ एनी बेसेंट के जो सेक्रेटरी थे, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, वो थे जॉर्ज अरुंडेल, और सर सुब्रमण्यम आर्य इनके हॉनरी प्रेसिडेंट थे। इसकी लगभग 200 ब्रांच थी, लेकिन वो लूजली ऑर्गेनाइज थी एज कंपेयर टू तिलक लीग। तिलक की लीग काफी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज थी, लेकिन जो एनी बेसेंट की लीग थी, यहाँ पर ऐसा बोला गया था कि कोई भी तीन मेंबर मिलके अपनी ब्रांच खोल सकते हैं। तो बहुत सारे विलेजेस, टाउन, वहां पर हमें ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, लेकिन एक्टिव ब्रांचेस इनकी काफी कम थी, ठीक है। अरुंडेल के अलावा बीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिव मेंबर थे। और जब इनकी कैंपेन शुरू होती है तो वहां पर ये पैम्पलेट्स का यूज करते हैं, और पैम्पलेट के लिए पैसा जुटाने के लिए ये एक ऑल इंडिया प्रोपोगेंडा फंड स्टेब्लिश करते हैं। उसके साथ साथ जो अदर मेंबर्स थे एनी बेसेंट की लीग के, जमुना दास, द्वारका दास, शंकरलाल भयंकर, इंदुलाल याग्निक, ये एक मैगजीन शुरू करते हैं बॉम्बे में, यंग इंडिया नाम से,
ठीक है। बाद में चक्रवर्ती जी इन बंगाल, जवाहरलाल नेहरू जी इन इलाहाबाद, वो भी ज्वाइन कर लेते हैं एनी बेसेंट की लीग को। देखिए एनी बेसेंट की लीग का मैसेज काफी क्लियर था कि आम आदमी तक सेल्फ गवर्नमेंट का मैसेज पहुंचाना। ठीक है, हर आदमी को, इंडिया के सिटीजन को इंक्लूड करना इस डेफिनेशन में कि वो जाने की सेल्फ गवर्नमेंट क्या है और वो ब्रिटिश से सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करे। इनकी जो अपील थी वो काफी ज्यादा थी, और अभी तक जो एरिया अनटच्ड थे, जहां पर कांग्रेस की एक्टिविटी नहीं पहुंची थी, फॉर एग्जांपल गुजरात, सिंध, जिनको पॉलिटिकली बैकवर्ड एरिया माना जाता था, वहां पर भी इन्होंने मोबिलाइजेशन करी और वहां पर भी लोगों के पास इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट का मैसेज पहुंचाया। ठीक है, इन्होंने अपनी मीटिंग्स के थ्रू, लाइब्रेरीज के थ्रू, रिकॉर्ड रूम, रीडिंग रूम्स के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू और बहुत सारे अलग प्रोपोगंडा यूज करके अपनी पॉलिटिकल एजुकेशन को प्रमोट किया, और इनका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जाता है पॉलिटिकली बैकवर्ड एरियाज में आजादी का मैसेज प्रोपोगेट करने में। ठीक है, अगर मैं एनी बेसेंट की बात करूं तो बाद में इस मूवमेंट को ज्वाइन किया मोतीलाल नेहरू ने, भूलाभाई देसाई ने, चित्तरंजन दास ने, मदन मोहन मालवीय ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, तेज बहादुर सप्रू ने। तो ये जो मूवमेंट थी, यहाँ पर हमें बहुत गद्दावर जो नेता थे उस टाइम के वो हमें देखने को मिलते हैं, और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी एनी बेसेंट की लीग। देखिए वैसे तो जो गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, उनके मेंबर्स को परमिट नहीं था लीग को ज्वाइन करना, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से काफी ज्यादा सपोर्ट किया एनी बेसेंट की लीग को। देखिए 1917 में गवर्नमेंट क्या होता है, मद्रास की गवर्नमेंट को लगता है कि एनी बेसेंट की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ती जा रही है, तो वो उनको रिप्रेस करने के लिए उनको अरेस्ट कर लेती है, हाउस अरेस्ट कर लेती है, अलॉन्ग विद बीपी वाडिया एंड जॉर्ज अरुंडेल। तो इसके केस अगेंस्ट नेशन वाइड प्रोटेस्ट होता है, काफी ड्रामा होता है, जहां पर जो एस सुब्रमण्यम अय्यर हैं वो अपना नाइटहुड छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपना नाइटहुड रिनाउंस कर रहा हूं जो मुझे ब्रिटिश ने दिया है, और तिलक जी कहते हैं कि हमें एक पैसिव रेसिस्टेंस करना चाहिए। अब जब भी पैसिव रेसिस्टेंस की बात आएगी ना, तो वहां पर जो मॉडरेट है मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, ये थोड़े पीछे हट जाएंगे। तो होता क्या है कि भले ही उस टाइम पर रिलीज कर दिया जाता है एनी बेसेंट को, लेकिन जो मॉडरेट सेक्शन है वो कहीं ना कहीं पीछे चला जाता है और वो वापस कांग्रेस में जाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जो उपलब्धि डिफरेंट होम रूल लीग मूवमेंट्स की थी, दोनों तिलक की एंड एनी बेसेंट्स की, वो हमें डाई डाउन होती हुई दिखती हैं आफ्टर द एंड ऑफ 1917। क्योंकि जब भी पैसिव रेसिस्टेंस की बात आती है तो एनी बेसेंट अपने आप को अनडिसाइडेड फील करते हैं कि मैं किस तरफ जाऊं, और जो मॉडरेट हैं वो भी बैक ऑफ हो जाते हैं। सेम टाइम पर मोंटेगू डिक्लेरेशन आ जाती है जो कहती है कि हम इंडिया को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में स्टेब्लिश करेंगे बाद में। तो इस वजह से फाइनली हमें होम रूल लीग मूवमेंट खत्म होती हुई दिखती है। ठीक है, अब आपके लिए आज के इस लेक्चर से कुछ क्वेश्चन मैं पेश कर रहा हूं जिसको आपको सॉल्व करना है, बहुत ही। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। इनमें से कौन सा एसोसिएटेड है विद द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। देखिए अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक स्टेटमेंट बेस्ड और एक आपके डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन वाला तरीका है जहां पर हमें कुछ सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको पता लग चुका है कि रास बिहारी बोस नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, लेकिन एनी बेसेंट वो पर्सनैलिटी थी जो कि एसोसिएटेड थी विद द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर सी। अगला क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ द होम रूल लीग स्टार्टेड बाय द तिलक वाज इन। जो हेडक्वार्टर था होम रूल लीग स्टार्टेड बाय तिलक, वो कहां पर था, पुणे, दिल्ली, बॉम्बे सिटी, बरार। तो आपको पता है कि जो उनका हेडक्वार्टर था वो दिल्ली में है, और इनकी जो ब्रांचेस थी वो कहां पर थी, बरार, सेंट्रल प्रोविंस, महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे सिटी एंड सेंट्रल प्रोविंसेस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट तिलक्स होम रूल लीग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है तिलक की होम रूल लीग के बारे में। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1917। आपको पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1916 अप्रैल में आपकी तिलक की होम रूल लीग बनी थी। इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग बॉम्बे सिटी, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस एंड बिहार। ये बिल्कुल सही बात है। इट हैड 6 ब्रांचेस, बिल्कुल सही बात है। इट डिमांडेड स्वराज्य, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट एंड एजुकेशन इन वर्नाकुलर, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर सी, 2, 3 एंड 4। हमारा लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, एम ए जिन्ना, विच अमंग द अबव वाज वर मेंबर्स ऑफ द होम रूल लीग स्टार्टेड बाय द एनी बेसेंट। इनमें से कौन से मेंबर थे होम रूल लीग जो स्टार्ट करी गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। तो आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इलाहाबाद और मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने भी बाद में जो हमारी होम रूल लीग मूवमेंट थी एनी बेसेंट के द्वारा शुरू करी गई उसको ज्वाइन कर लिया था। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्थापना का, जहां पर हमने होम रूल लीग मूवमेंट इन इंडिया को बहुत अच्छे से कवर किया। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपने क्वेश्चंस को सही प्रिडिक्ट किया होगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।